अपने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इलॉजिकल क्रिटिसिज्म आपको मुद्दों से भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप कभी भी राजनीति का जब भी एनालिसिस करें या राजनीति पर जब भी बातचीत करें तो इलॉजिकल क्रिटिसिज्म का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब आप कोई सही बात भी बोलने वाले होंगे तो आपकी बात को घुमा फिरा के किसी दूसरे डायरेक्शन में ले जाएगा और उसके बाद फिर आपका जो मेन मुद्दा है जिसमें हम सरकार से सवाल करते हैं या सरकार के पुराने कामकाज के बारे में चर्चा करते हैं, उससे आपको भटका दिया जाता है। इसलिए मेरे इस वीडियो को आप जरूर देखिए। उसमें मैंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में, इवन राहुल गांधी जी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि इलॉजिकल क्रिटिसिज्म है और उस तरह की बातें सिर्फ राजनीति में आपको मुद्दों से भटकाने के लिए की जाती हैं। उसमें हम कभी भी उन मेन मुद्दों पे चर्चा ही नहीं कर पाते जिसकी हमें वाकई में ज़रूरत है। उसके दूसरे वीडियो में फिर मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से हमें एक राजनीतिक पार्टी का चुनाव करना चाहिए, चुनाव के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी जब भी चुनाव के लिए आती है तो वो मैनिफेस्टो में क्या लेकर आती है और मैनिफेस्टो कितना मायने रखता है हमारे लिए जनता के तौर पे, और हमें क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ये मैंने आपको अपने दूसरे वीडियो में बताया था। उसका फिर मैंने तीसरा पार्ट बनाया था जिसमें इन सारी चीज़ों को मैंने विस्तार से समझाया गया था। और आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि वर्तमान में हमारे देश की स्थिति चल क्या रही है। हमारे देश में किसान आंदोलन अपना जोर पकड़ चुका है और हम सभी जानते हैं कि सरकार उन पर अपने मनचाहे बनाए नियम थोपना चाहती है। सरकार सुनना ही नहीं चाहती कि किसान क्या चाहता है। उन्होंने एक नियम पारित कर दिया बिना किसानों से पूछे और उन्हें लॉकडाउन के दौरान उस नियम को पारित किया गया। और जब किसान विरोध करने आते हैं तो कहा जाता है कि आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, कोरोना काल में आप ये सब नहीं कर सकते। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कितने सिस्टमेटिक तरीके से नियम पे नियम हम पर थोपे जा रहे हैं और हम इस चीज़ को ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे नाक में हर दिन नकेल कसी जा रही है सरकार द्वारा और हम चुपचाप बैठे हुए ये सोचते हुए कि हमारा देश विकास कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस देश ने कितना विकास किया है पिछले 6 सालों में उस पर अपन एक नज़र डालेंगे। सबसे पहली चीज़ इसे समझिए कि आखिर सरकार किसानों की सुन क्यों नहीं रही। हम नारा तो देते हैं जय जवान जय किसान का, लेकिन हम सुनेंगे नहीं सरकार की, हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं। इसे हम कहते हैं लोकतंत्र का नाश होना। जब सरकार द्वारा जनता की नहीं सुनी जाती या हमारे देश में किसानों को ही नज़रअंदाज किया जाता है या उनको ही अपमानित किया जाना शुरू करना चालू हो जाए, तब समझ लीजिए हमारे देश में लोकतंत्र का नाश हो रहा है। और ये चीज़ हमें साफ बताती है कि जब हमारे ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम 10 पायदान नीचे गिरते हैं, ये है हमारे देश में लोकतंत्र का नाश होना। इसकी शुरुआत कैसे हुई ये तो आप जानते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, और इस पर कितने लोग अपनी अपनी राय भी रख चुके हैं, माहौल कैसा खड़ा हो चुका है। और अब जब किसानों तक बात आप पहुंची है तब लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ अब हम जाग रहे हैं कि हाँ वाकई में लोकतंत्र खतरे में। और दूसरे की तरीके अपन बात करते हैं। अब बात आती है हंगर इंडेक्स में। किसान ही होता है जो अन्नदाता जिसे हम कहते हैं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 94 नंबर पर आ चुका है। 107 देशों को काउंट किया गया और 107 देशों में हम 94 नंबर पर, यानी भुखमरी की हालत है। इस कदर हमारा देश अब विकास कर रहा है। ये हमारे देश में विकास की बात है। जीडीपी यानी प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए तो हम बांग्लादेश से पिछड़ चुके हैं। हमारी ये स्थिति होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है। सारे आंकड़े हैं, ठीक है, सब ऑथेंटिक आंकड़े हैं। आप इन सभी आंकड़ों के तहत आप देश के विकास को देख सकते हैं। और आप किसी भी चीज़ों में उठा के देख लीजिए। अब हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें। हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब कि उस देश का जो इंसान खुशहाल कितना है। खुशहाली में हम पाकिस्तान से फिर पीछे हैं। आखिर क्यों हम हर चीज़ में पिछड़ते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ खुशहाली नहीं है, हमारे यहाँ भुखमरी फैलती चली जा रही है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का नाश होता चला जा रहा है। आपको मालूम है 2019 में 42,000 से ज़्यादा किसानों ने और दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। 42,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आत्महत्या कर रहा है तो सोचिए क्या ये भी एक पॉलिटिकल एजेंडा होगा। 42,000 लोगों को आत्महत्या करवाना ये कांग्रेस फंडेड था, इसे फंडिंग की गई थी कि सुसाइड को फंडिंग की जा सकती है। उन्होंने क्यों आत्महत्या करी? क्या इसके भी एक सवाल नहीं होता कि 42,000 जैसा इतना बड़ा आंकड़ा अगर सुसाइड कर रहा है, यानी कोई ना कोई बहुत गंभीर मसला है किसानों और दिहाड़ी मजदूरों के बीच में, जो ना तो सरकार द्वारा सुना जा रहा है ना समझा जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा। उसके बाद में अब हम बात करें, जब हमारे देश में खुशहाली जब इतनी अपने निचले स्तर पर आती चली जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारे देश में रोष उत्पन्न होगा। और वो इंसान जो इस तरीके का माहौल पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहेगा कि इस तरीके के देश में रहा जाए। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में इस देश को एक बहुत खतरनाक देश कहा जाता है। आपको मालूम है भारत दुनिया का 5वां सबसे खतरनाक देशों में काउंट हो चुका है। मोस्ट डेंजरस कंट्री, 5th मोस्ट डेंजरस कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड इज इंडिया।
और आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि महिलाओं के लिए भारत दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। एक तरफ तो हम नारी सम्मान की बातें करते हैं और नारी की पूजा अर्चना जैसी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर महिलाओं के लिए कोई है तो हमारा भारत देश है, और 5वां सबसे खतरनाक देश है। इसके बाद भी अगर कोई स्टेटमेंट दे दे कि मुझे इस देश में डर लगता है, तो उसको एहसास कराया जाता है कि हाँ, ये डरने लायक ही देश है, लेकिन तुम चुप रहना, बोलना नहीं, चुप रहो, बोलना नहीं, डरते रहो, लेकिन आप इस बारे में आवाज़ मत उठाना कि आपको डर लगता है। इसीलिए इस देश, ये भारत अब 5वां सबसे खतरनाक देशों में काउंट हो चुका है। तो आप देखते चले जाइए कि आप हमने देश का विकास कितना अच्छा हो रहा है और हम इस देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। कि अगर कोई इंसान अपनी शिकायत भी दर्ज कराता है कि मुझे देश में अच्छा नहीं लगता, तो उसके संग क्या क्या होता है ये आप अच्छे से जानते होंगे। आप आमिर खान केस को नहीं भूले होंगे, मुझे उम्मीद है। हालांकि भूलने की आदत हमारे देश में लोगों को बहुत ज़्यादा है, हम बहुत जल्दी चीज़ें भुला देते हैं, लेकिन फिर भी आप आमिर खान के केस को आप याद रखिएगा। उन्होंने एक बार कह दिया था कि उन्हें या उनकी वाइफ ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था कि उन्हें इस देश में अपनी सुरक्षा को लेके थोड़ा सा संशय लगने लगा है, तो उनके संग क्या किया गया था ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब क्या स्थिति होती है जब आपको डर लगे, आप बोल नहीं सकते, देश की स्थिति इतनी नीचे जा रही है, तो अब आप क्या करते हैं? फिर अंतिम रास्ता आपके पास बचता है इस देश को छोड़ने का। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे ही पैसा कमा लेते हैं, जैसे उनको लगता है कि अब हमारे पास इतना पैसा है और कि हम इस देश को छोड़ के जा सकते हैं, तो वो चुपचाप देश छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन ये बोलना नहीं है, चुपचाप तरीके से निकलना है। खूब पैसा कमाओ, आप किसी भी और देश की नागरिकता लो, आप कनाडा की नागरिकता लो, इंडिया में खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ। हाँ, लेकिन आपको एक चीज़ करते रहना पड़ेगा, आप भारत माता की जय बोलते रहिए, वंदे मातरम बोलते रहिए, और ये चिल्लाते चिल्लाते एयरपोर्ट पे जाइए, फ़्लाइट पकड़िए, दूसरे देश का आपके पास वीज़ा है, निकल लीजिए आप वहाँ। तो ये अब हालत हमारे देश की होती चली जा रही है। हर साल कितने लोग इस देश को छोड़ते चले जा रहे हैं, जैसे ही वो पैसा कमाते हैं देश को छोड़ जाते हैं। ये स्थिति क्यों होती चली जा रही है? आखिर ऐसा क्यों होता चला जा रहा है कि हमारे देश में वो सक्षम इंसान जो इस देश को छोड़ सकता है वो छोड़ ही देता है, फिर वो रुकना पसंद नहीं करता है? आखिर इसके मामले इतने ज़्यादा क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? सोचिएगा आप इसके बारे में। और अभी मैंने जितने भी आपको आंकड़े बताए ये सब आप जानते हैं, ये सब डेटा है। तो सोचिएगा इस बारे में कि देश हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं अब आपको कुछ भारत के संविधान से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूँ। मुझे नहीं मालूम उस संविधान से रिलेटेड चीज़ें आपने इससे पहले जानी है या नहीं जानी है, या जानी भी होंगी तो उस चीज़ों को आप किस स्तर तक यकीन करते हैं, क्योंकि अगले आने वाली वीडियो में मैं उसको सबूतों के साथ सामने रखता चला जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक भारत के विकास को आप लोग देखते रहिए। ओके।